महल पर उस सुबह का सूरज बहुत अलग चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे हवा भी किसी बड़े हादसे की तहकीकात करने को सन्नाटे में फुसफुसा रही हो। महल की दीवारों पर उभरती सुबह की रोशनी में सोने की तरह उतर आई थी और बागों में लगे फूल जैसे किसी अनजाने उत्सव की तैयारी में थे। लेकिन महल की दहलीज पर एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग चहल पहल में लगे थे, पर सबकी आंखों के कोनों में कुछ अनकहा, कुछ अनसुलझा मौजूद था। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन महल के आंगन में बैठे हुए चाय की प्याली हाथ में लिए आसपास के हालात का निरीक्षण कर रहे थे। उनके माथे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर परिस्थिति को हंसकर नाप लेने की आदत की निशानी थी। मुल्ला की बुद्धिमत्ता और चतुराई का दायरा महल के सबसे ऊंचे तक फैला हुआ था। लोग उन्हें सलाह के लिए बुलाते, वे अनपेक्षित तरीके से हल सुझा देते और आसपास के लोगों के चेहरों पर आश्चर्य की परत छोड़ जाते। पर आज मुल्ला का मन कुछ अस्थिर था, जैसे कुछ उस पर गहरी छाप छोड़ने वाला था, पर शब्दों में पिरोने से पहले ही भाग जाता था। दरअसल कुछ महीनों से रंगकनगर के किनारे बसे छोटे छोटे घरों में अफवाहें फैल रही थी कि महल में कोई नई व्यवस्था लागू होने वाली है। कुछ के लिए यह नई व्यवस्था राहत की खबर थी और कुछ के लिए खौफ की। उस खौफ के बीच कुछ ऐसे चेहरे उभर आए थे जो पहले नजर नहीं आते थे। वे चेहरे रास्ते के पत्थरों की तरह ठोस, चुप और खतरनाक थे। इन लोगों के बीच कुछ ऐसे भी थे जो सत्ता की खौफ में पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मुल्ला को यह बात सूझ गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ताजा हवा की तरह उड़ने दिया। अक्सर वक्त बताता है, मुल्ला सोचते थे, और वक्त की आवाज सुनने के लिए चुप्पी भी जरूरी होती है। महल में एक बड़ा समारोह होने वाला था। आसपास के कई शहरों से लोग आए हुए थे। दरबार की सजावट, दावत की व्यवस्था और मेहमानों की सूची, सब कुछ उस समारोह के इर्द गिर्द चल रही थी। उमंगों के बीच भी एक परछाई मौजूद थी। किसी ने महल के भवनों के नीचे कुछ संदिग्ध सामान रखते देखा था, पर उसे महज भूल चूक मान लिया गया। शहर की भीड़ में कई अजनबी चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ मुसाफिर, कुछ व्यापारी और कुछ ऐसे लोग जो अपनी नजरों में किसी बंदूक की तरह पक्के थे। समारोह की शुरुआत हुई। मधुर संगीत की लय पर नर्तकियां झूम रही थी और महल का बड़ा हॉल लोगों से भरा पड़ा था। मुल्ला मंच के पास बैठे थे। उनकी आंखें लोगों के चेहरों पर दौड़ रही थी। अचानक भीड़ में कुछ हलचल हुई। किसी ने चिल्लाकर कहा, ध्यान दो, पर आवाज गुम होती चली गई। तब तक देर हो चुकी थी। एक तेज धमाके की गूंज महल के चारों ओर फैल गई, जैसे किसी ने जमीन को ही हिलाने की ठान ली हो। हवा गई, धुएं के गुबार में सब कुछ ढक गया और लोगों की चीखें हवा में उलझकर गुम हो गई। विस्फोट इतना बड़ा था कि महल की कुछ दीवारें हिल गई, खिड़कियां टूटकर गिर पड़ी और छत के टुकड़े जैसी बारिश होने लगी। लोग धकेले गए, गिर पड़े और कुछ अदम्य साहस दिखाते हुए घिरती हुई तबाही से दूसरों को बचाने लगे। मुल्ला खुद भी एक तालाब के पास गिरे हुए बालक को उठाकर बाहर की ओर खींचने लगे। उनके हाथ शांत लेकिन कार्य तीव्र थे। उस क्षण हर कोई बुनियादी ताकतों से परे अपनी इंसानियत दिखा रहा था। जो बचा पाया उसे बचा रहा था, जो रोता था उसे शांत कर रहा था, और जो संभल नहीं पा रहा था उसे सहारा दे रहा था। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा और हवा से मिली गंध में आग और धातु की तीखी तासीर थी। लोगों के चेहरों पर घबराहट थी, पर उनके बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो सन्नाटे के बाद मुस्कुरा रहे थे। वे मुस्कानें ठंडी और फरे भरी थी। कुछ दरवानों ने जब खिड़कियों के टूटे हुए टुकड़ों के पास देखा तो उनमें से निकले सामानों ने राज का पर्दा थोड़ा सा उठाया। बैग, खाका और कुछ तारों के उधेड़बुन। ये सब बताने लगे कि यह हादसा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि बड़ी साजिश का नतीजा था। मुल्ला की आंखों में अचानक तेज रोशनी चमकी। उनकी बुद्धि ने तुरंत संकेत दिए कि यह सिर्फ एक बमबारी नहीं, बल्कि नियोजित हमला था। एक ऐसी चाल
जो महल की गरिमा को हिलाने के साथ साथ वहां की राजनीति को भी बदल सकती थी। पर मुल्ला जानते थे कि असली मकसद सिर्फ महल को नष्ट करना नहीं था। असल मकसद जनता का भरोसा तोड़ना और सत्ता के कांधों पर शक का जहर डालना था। इसलिए वे सिर्फ चिल्लाने या हाथ हिलाने के बजाय अपने तरीके से काम करना चाहिए। पहले कुछ घंटों में शहर का माहौल बदला सा था। घायल अस्पताल ले जाए गए, कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए और सरकार की ओर से अत्यधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए। लेकिन लोगों के दिलों में डर का दाना अंकुरित हो गया था। लोग महल की दीवारों के पीछे छिपे सच की तरफ देखने लगे। किसकी नीयत थी, किसका फायदा होने वाला था? चर्चा का केंद्र वही सवाल बन गया। सियासत के गलियारों में क्या क्या नहीं कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि विरोधी गुटों ने ये किया है, कुछ ने इसे विदेशी एजेंटों की साजिश ही कहा। पर मुल्ला जानते थे कि सच्चाई बहुत गहरी और जटिल हो सकती है। उन्होंने अपने पुराने मित्रों, सेवकों और महल के कुछ भरोसेमंद दस्तों से बातें की। मुल्ला की बातों में एक नरमपन था, पर उनकी निगाहें तेज थी, जैसे कोई शिकारी निशाने पर रहता है। जांच के दौरान कुछ सुराग मिले। एक खुरदुरा सा पेपर टुकड़ा जिस पर कुछ कोड लिखे हुए थे और एक अजनबी के जूतों के निशान जो महल के पिछवाड़े की मिट्टी में दबी हुई थी। मुल्ला ने उन निशानों को ध्यान से देखा और उनके अंदर छुपे सवालों की लकीरें पढ़ी। उनके दिमाग में एक तस्वीर बनती जा रही थी। कुछ लोग जो सार्वजनिक जीवन में साधारण मुस्कान के साथ आते हैं और रात को उसी मुस्कान के पीछे हथियार छुपाए रखते हैं। धीरे धीरे मुल्ला ने एक धमाकेदार खुलासा किया। महल के कुछ अंदरूनी लोगों के बीच असहमति इतनी बढ़ गई थी कि वे सत्ता का हिस्सा बनकर भी कभी भी अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए हथियार उठा सकते थे। पर इसके साथ ही मुल्ला ने देखा कि बाहरी ताकतें भी इस खेल में भीनी भीनी तरह चम्मच चला रही थी। कुछ व्यापारियों के पैसे, कुछ गुमनाम संदेश और कुछ छिपे हुए संबंध। कहानी जितनी घनी होती गई उतनी ही जटिल नजर आई। पर मुल्ला ने ठाना कि हर रहस्य को उजागर करना उनका काम है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े। एक रात जब महल के भीतरी कमरे साफ कर लिए जा रहे थे, मुल्ला को एक संदिग्ध पत्र मिला। पत्र में सूक्ष्म संकेत मिले, एक निश्चित तारीख और एक जगह, और साथ में एक संकेतात्मक शब्द, बहरूपिया। मुल्ला ने जाना कि यह कोई आम संकेत नहीं है। ये एक इशारा था उन लोगों के लिए जो खेल के नियम बदलना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपनी मशहूर चतुराई का उपयोग किया। मुल्ला ने बिना किसी को बताए अपनी योजना बनाई। वे जान गए थे कि जो भी इसका हिस्सा है वही मकसद पूरा होने पर सत्ता के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। तैयारी के लिए उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना। एक बूढ़ा सिपाही जो वर्षों से महल की सुरक्षा संभाले बैठा था, एक नौकर जो रातों रात महल के गलियारों को जानता था, और एक युवा लड़की जो माहिर आंख थी और हर छोटी सी हलचल पर ध्यान देती थी। मुल्ला ने सबको कहा कि वे बस वैसे ही रहें जैसे रोजमर्रा के काम करते हैं। सच्ची ताकत छिपे पत्थर में होती है, न कि दीवारों पर लगे शोर में। रात को जब माहौल शांत हुआ, सब लोग माधुर्य और धीरज के साथ उस जगह पर इकट्ठे हुए जहां पत्र ने संकेत दिया था। बहरूपिया शब्द का अर्थ समझने का समय आ चुका था। महल के पीछे वाले पुराने शौहराहट वाले अड्डे में कुछ लोग एकत्रित हुए थे। उनमें से कई चेहरे रात की छाया में अलग थे, पर कुछ की पहचान भी हो गई। मुल्ला ने ध्यान से देखा। उनमें से एक बार बार महल के पुराने फैसलों में नफरत दिखाने वाला मंत्री था, एक व्यापारिक घराने का मुखिया जिसने अपनी दौलत से लोगों के विश्वास को खरीद लिया था, और कुछ अनजाने लोग जो आसपास के गरीब इलाकों से आए थे और बदले की आग में जल रहे थे। पर सबसे घातक उम्मीदवार वही था जो सामने शांति की मुद्रा बनाए बैठा था और रात में अपने असल खेल को अंजाम देने की योजना बना रहा था। मुल्ला ने तुरंत कदम बढ़ाया। उन्होंने बूंद बूंद सबूत इकट्ठा किया, एक आवाज, एक संदेश, एक टेप की टुकड़ी जो किसी ने गलती से गिरा दी थी।
इसमें स्पष्ट था कि बमबारी की योजना महल के सत्ता परिवर्तन के लिए बनाई गई थी। जिस तरह से बातें आगे बढ़ी, मुल्ला ने देखा कि यदि ये खुलासा सार्वजनिक हुआ तो महल का नाम बदनाम हो सकता था और गलत हाथ सत्ता का उपयोग कर सकते थे। इसलिए उन्हें बेहद सावधानी से और बहुत चतुराई से काम करना था। अगले दिन मुल्ला ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने महल के दरबार में एक सार्वजनिक सभा बुलवाई। सभा के मंच पर आने के बाद उन्होंने अपनी विचित्र मुस्कान के साथ लोगों को शांति से सुनाया कि वो कुछ बताना चाहते हैं। लोगों की रुचि जाग उठी। मुल्ला ने बिना सीधे सीधे आरोप लगाए एक कहानी सुनाई। कहानी एक उस व्यक्ति की जो छलकपट से दूसरे का विश्वास जीतता है और रात में उसकी छिपी साजिशें फूंक देता है। उनके बोलों में व्यंग्य था, पर हर वाक्य के साथ सच्चाई के टुकड़े भी गिरते जा रहे थे। मुल्ला ने कुछ सुरागों की ओर इशारा किया और हर सुराग के साथ भीड़ में खामोशी बढ़ती गई। फिर उन्होंने अचानक से उन दस्तावेजों और सामानों का प्रदर्शन किया जो उन्होंने इकट्ठे किए थे। कोडेड संदेशों के टुकड़े, पैसे की ट्रांजैक्शन की प्रतियां और एक टेप की कटिंग जिसमें मुलाकात की बातचीत थी। तब लोगों की आंखों में जो आश्चर्य और आक्रोश था, उसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। कई लोग रो पड़े, कई गुस्से में लाल हो गए और कुछ ऐसे भी थे जो सर्द मुस्कान के साथ अपने चेहरे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वही मंत्री जिसके बारे में शक था, उसने ठान लिया कि उसे इस खुलासे का सामना करना है। उसने तुरंत अपनी सफाई पेश की। बयानबाजी, लोगों को विद्रोह के तरह जुटाने की कोशिशें और महल की गरिमा बचाने के बहाने। पर मुल्ला के पास सबूत थे। बहुरूपिया की गाथा इस बार खिलौना नहीं थी, बल्कि सच्चाई का प्रतिबिंब थी। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण अंदरूनी बात नहीं है, बल्कि सत्ता की भूख में कुछ भी कर गुजरने वाले हाथों की चाल थी। अंततः मंत्री को गिरफ्तार किया गया और व्यापारिक घराने के कुछ सदस्य भी सवालों के घेरे में आए। पर एक चीज जिसने सबको सोच में डाल दिया, इतनी भारी साजिश के बावजूद मुल्ला ने किसी को सार्वजनिक रूप से शाप नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा न्याय कठोर सजा में नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने सर झुकाने और फिर नए सिरे से भरोसा बनाने में है। लोग चौंके कि कैसे मुल्ला, जिनके आसपास इतनी अशांति हुई थी, अब इतने मानवतावादी और शांतिपूर्ण सुझा रहे थे। मुल्ला ने उत्तर दिया कि हिंसा की खेती बदले की जमीन पर होती है, पर उसके फल हमेशा कड़वे होते हैं। वे लोगों को भीतर से खोखला कर देते हैं। समय के साथ मामले की औपचारिक जांच हुई और कई दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया गया। कुछ लोगों ने अपने किए पर पछतावा जताया और कुछ ने मान लिया कि सत्ता की भूख ने उन्हें अंधा कर दिया था। मुल्ला ने उन लोगों के साथ भी बातचीत की, न सिर्फ सजा के लिए, बल्कि उन्हें समझाने के लिए कि सच्चा हिसाब किस तरह किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी किया गया, उसके कारणों को समझकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों ने उनकी बातों को अपनाया और शहर में एक तरह की मर्यादा लौट आई। अंत में महल की दीवारें फिर से खड़ी हुई, पर इस बार उसकी मिट्टी पर लोगों की आंखों में नई सजगता थी। महल की गलियां अब भी सुनी थी, पर लोगों ने संभल कर कदम रखने सीखे थे। मुल्ला ने भी अपनी वही शख्सियत नहीं खोई। वे अब भी चाय की प्याली हाथ में लिए हंसते रहते थे, पर उनकी आंखों में एक और गहराई आ गई थी। कभी कभी वे रात में महल की छत पर जाकर बैठते और तारों को देखते हुए सोचते, इंसान कितना नाजुक है और कितनी जल्दी किसी भ्रम में फंस सकता है। कहानी का जो सबसे बड़ा सबक महल के लोगों ने सीखा, वो ये था कि भय से बुनियादी फैसले लेने से बेहतर है कि हमने अपने भीतर की समझ को तराशकर शांति और न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुल्ला ने शहर को यह दिखाया कि बुद्धि और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है। हिम्मत गलत का सामना करने की और बुद्धि सही रास्ता चुनने की। बम ने भयंकर तबाही मचाई थी, पर उसकी राख ने कुछ रिश्तों को साफ कर दिया। जहां की लोग सच्चाई से भागते थे, वही अब सामने आकर अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठा रहे थे।
समय के साथ महल में फिर से उत्सव हुए, पर इस बार उत्सव सिर्फ दिखावे का हिस्सा नहीं थे। वे लोगों ने अनुभव से निकाले गए सबक के साथ मनाए गए। मुल्ला अक्सर उस दिन को याद करते जब धुआं उठता हुआ आकाश में मिल गया था और उनकी नजरें उस धुएं के बीच से निकलकर सबको बचाने में लगी हुई थी। वे जानते थे कि दुनिया बदलती रहेगी, कभी हिंसा आएगी, कभी साजिशें होंगी, पर सच्चाई और इंसानियत का साथ हो तो हर अंधेरा सूरज की तरह खमहर कर देता है। और इस तरह महल पर हुई बमबारी की वो काली सुबह, जिसने हजारों सवाल खड़े कर दिए थे, आखिरकार एक नए भरोसे की शुरुआत बनकर रह गई। मुल्ला की चतुराई और लोगों की लगन ने मिलकर ये दिखा दिया कि भटके हुए कदम भी वापस लौट सकते हैं, यदि कोई उन्हें सही राह दिखाने वाला हाथ थाम ले। महल के आंगन में ज्यादा उजाला नहीं फैला था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसे फैला था जैसे कोई बड़ी चुप्पी सबकी घुसपैठ कर गई हो। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय दरबार के सामने खड़े थे। वही मुल्ला जिनकी बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे, पर आज उनके चारों ओर जो सन्नाटा था वो किसी सहले हुए तूफान की निशानी जैसा था। कुछ ही दिन पहले तक वही लोग उनके स्वागत में फूल बरसाते थे, पर अब उसी भीड़ की आंखों में सर्दी थी और उनके हर इशारे पर एक सवाल का निशान खिंच जाता था। क्या मुल्ला सच में वही है जो वो दिखता है? किसी ने हवा में जहर घोल दिया था। साजिश इतनी धीमी और इतनी कुशाग्र थी कि लोगों ने न जाने कब अपनी मन की आंखों पर पर्दा डाल लिया। दरबार में जो लोग कभी गुलदस्तों की तरह खिले रहते थे, उन्होंने अब नजरें झुका ली थी। मुल्ला के विरोधियों ने इस चुप्पी का फायदा उठाया और धीरे धीरे हर दरबार, हर बैठक, हर तख्त पर बैठे बड़े बुजुर्गों तक उनके खिलाफ चीख चीख कर आरोपों की एक ऐसी गाथा गढ़ दी कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली सी हो गई। मुल्ला की आलोचना की शुरुआत छोटी सी बात से हुई। एक व्यापारी ने अफवाह फैलाई कि मुल्ला ने कुछ वर्षों पहले उसकी जायदाद से कुछ कदम चुरा लिए। सबूत? कोई ठोस सबूत नहीं था, पर लोग जानते हैं कि अफवाहों के बीज को पानी जल्दी भर जाता है। फिर एक मंत्री ने कहा कि मुल्ला ने सरकार के फैसलों का मजाक उड़ाया था। किसी को यह बात ताजा लगी, किसी ने इसे पुराना समझा, पर इन छोटी छोटी बातों ने मिलकर एक बड़ी आग जलाई। आग जो अब महल के अंदर के सारे दरबारों तक फैल गई थी। दरबारों की संख्या कम नहीं थी। आधिकारिक दरबार, धार्मिक दरबार, व्यापारियों का दरबार, पुरोहितों का दरबार और आम लोगों के बीच की गपशप, हर जगह मुल्ला के खिलाफ एक नया किस्सा जुड़ता गया। कभी कहा गया कि मुल्ला ने किसी विद्वान का अपमान किया, कभी कहा गया कि उसने गरीबों की मदद के नाम पर अपने फायदे का इंतजाम किया। मुल्ला की चतुराई और उसका विवादास्पद अंदाज उन लोगों की नजर में खटक गया जो खुद को सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने मिलकर ये तय कर लिया कि मुल्ला को बेनकाब करना ही उनकी गरिमा की रक्षा है। मुल्ला चुप नहीं था। वो जानता था कि जो चीज धीरे धीरे बदबू बनकर फैलती है, उसे पकड़ना कठिन होता है। उसने प्रयास किया कि खुलकर बात की जाए, पर जितने भी हल्के तरीके अपनाए गए, वे तेज और चुभने वाले आरोपों के आगे कम पड़ जाते। दरबारों के मुखिया, जिन्हें अपनी जगह बचानी थी, ने जनता के बीच भावनाओं को हवा दी। हर सभा में मुल्ला के बारे में कुछ न कुछ नया आरोप जोड़ा जाता रहा और लोगों की यादाश्त इतनी कमजोर थी कि नए किस्से पुरानी बातों को भी धुंधला देते रहे। एक दिन महल में बड़ी सभा रखी गई। सब दरबार के लोग बुलाए गए थे। उस दिन महल की हवा में कुछ अलग ही हलचल थी। हर चेहरा इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि कब कोई बोर चलकर गिर पड़ेगा। मुल्ला को भी बुलाया गया और वो महफिल में आया। उसकी आंखों में वही पुरानी चतुराई थी, पर होठों पर कुछ थकान की परत भी साफ दिखाई दे रही थी। मुट्ठी भर लोग थे जो उसकी सच्चाई में यकीन रखते थे, पर उनकी आवाज दबती जा रही थी। सभापति ने खुले मंच पर मुल्ला के खिलाफ आरोप पढ़ने शुरू किए। उन्होंने कहा कि मुल्ला ने दरबार के नियमों की अवमानना की, उसने सत्ताधारी वर्ग का मजाक उड़ाया और लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया।
भीड़ में से कुछ लोग तालियां बजाते हुए खड़े हो गए, कुछ ने अपनी नाक ऊंची कर ली। मुल्ला ने शांत होकर कहा, मैंने कभी किसी का हित नष्ट नहीं किया। मेरी हर बात की वजह रहा है हंसी और सच्चाई। यदि मेरा अंदाज किसी को कड़वा लगा है तो उस कड़वाहट का स्वाद मैं कैसे बदलूं? पर यह बात अब हवा में बिखरी हुई थी। कोई सुनने को तैयार नहीं था। दरबारों ने मिलकर एक फैसला लिया, मुल्ला को जांच के लिए अलग रखा जाए और सबूत मांगे जाए। जानचपटरी की दुनिया में अक्सर वही जीतता है जिसके पास ज्यादा पैसा, प्रभाव और तेज शब्द होते हैं। मुल्ला के ख्यालात और हंसी के छक्के इन ताकतों के सामने छोटे पड़ते गए। उसकी बातों को न तो पुरोहितों ने स्वीकार किया, न व्यापारियों ने। हर कतार में किसी ने न किसी तरह उसकी छवि बिगाड़ने में अपनी भेंट दे दी। जांच के दौरान कई बातों ने रंग बदला। कुछ पुराने सेवकों ने याद किया कि मुल्ला ने कभी अनाज चोरी करने के आरोप से किसी गरीब को बचाया था, पर उन बातों को दरबारों ने महज भावुक कथाओं के रूप में दरकिनार कर दिया। अन्य ओर कुछ ऐसे लोगों के बयान सामने आए जो कह रहे थे कि मुल्ला ने उनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप किया। उनकी बातों में गहराई कम और कटुता ज्यादा थी। सबूतों की कमी में आरोपों को अविश्वसनीय तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और यहीं से मुल्ला की मुश्किलें असल रूप में शुरू हुई। मुल्ला ने खुद को दोषी सिद्ध नहीं होने दिया। उसने अपनी चतुराई से सबूत मांगे, सबको बताया कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। पर जब सत्ता, धन और भीड़ का गठजोड़ा मिल जाए तो सच की हवा भी दब सकती है। अफवाहें इतनी बार दोहराई गई कि लोग मान बैठे, अगर हर कोई कह रहा है तो सच होगा। ये मानव मन की वही दुर्बलता थी जिसका इस्तेमाल मुल्ला के विरोधियों ने बड़े ही संचित ढंग से किया। एक रात जब महल की गलियां शांत थी और चांद दीवारों पर अपने पीले चांदनी की परत डाल रहा था, कुछ अंधेरे साए महल के पिछले हिस्से में इकट्ठे हुए। ये वही लोग थे जो मुल्ला के खिलाफ हर दरबार में दलीलें पेश कर रहे थे। मंत्री, व्यापारी, पुरोहित और कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरे पर शैतानी संतुष्टि साफ दिख रही थी। उन्होंने तय किया कि अब मुफ्त में आरोपों से काम नहीं चलेगा। उन्हें मुल्ला को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना होगा ताकि लोग फिर कभी उसकी बातों पर आंख न जमाएं। योजना सरल थी। एक ऐसा नाटक रचा जाए जिसमें मुल्ला बेनकाब दिखे और जनता का विश्वास टूट जाए। योजना के अनुसार अगले दिन दरबार में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। बहाने से ज्यादा एक मंच बनाकर जिसका उद्देश्य मात्र ये दिखाना था कि मुल्ला के विचार कैसे समाज के लिए खतरनाक है। सभा में कई दर्शक बुलाए गए और सभी को बताया गया कि वहां सत्य का प्रदर्शन होगा। मुल्ला को मंच पर बुलाया गया और आरोपों की सूची पढ़ी जाने लगी। लोगों के भीतर जो गर्मी पहले से थी वो अब उबाल में बदल चुकी थी। मुल्ला ने सब कुछ सहन करने की ठानी, लेकिन उसकी पीठ पर जैसे हजारों आंखें टिकी थी। हर एक ने उसे ध्यान से देखा और जी भरकर तड़पाया, मगर मुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी बातों के लिए सजा पाऊं तो सजा सही तथ्यों पर ही मिलनी चाहिए। उसने भीड़ को आसपास के इलाकों में गए लोगों के किस्से सुनाने का प्रस्ताव रखा। नायाब किस्से जिनमें उसकी नपुंसकता नहीं बल्कि दूसरों की हॉस्पिटलिटी नापी जा सके। पर दरबारों की मंशा स्पष्ट थी। वे सुनना नहीं चाहते थे, वे तो दिखाना चाहते थे कि उनके पास कुछ ऐसा है जो सबको झकझोर देगा। तभी महफिल में एक बूढ़ा मानव प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कई साल पहले मुल्ला के बारे में गलतफहमी फैलाई थी। उसने स्वेच्छा से कहा कि वो अपनी गलती मानता है। उसकी आंखों में पछतावे की झिलमिलाहट थी। ये आवाज कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। पर विरासत में मिली आलोचना और घृणा इतनी गहरी थी कि एक आदमी की रिहाई से सब बदल नहीं गया। फिर भी इस एक सच्चे इकरार ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में सारे दरबारों का मिलना वाजिब था? मुल्ला ने धैर्य रखा और अपनी बातों की सच्चाई में और गहराई से उतरकर उन घोटालों को उजागर किया
जो दरबारों के भीतर छिपे हुए थे। उसने बताया कि कैसे कुछ लोग सत्ता की चाबी लेकर अपने स्वार्थ साधते रहे हैं, कैसे कुछ परंपराएं सिर्फ विलास और दिखावे के लिए ढोई जाती रही है, और कैसे सच्चाई के नाम पर लोगों का हृदय छलनी कर दिया गया। उसकी बातों में कटुता नहीं थी, वो केवल घटनाओं का सच सामने रख रहा था। किंतु जो लोग सत्ताधारी थे, उन्होंने इसे समझने से इनकार कर दिया। उनकी प्रतिष्ठा पर चोट लग रही थी और वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। अंततः मुहिम इतनी उग्र हुई कि सामाजिक ताने बाने में दरारें पड़ने लगी। पुराने मित्रों की नजदीकियां टूटीं, रिश्तों में तनाव आ गई और महल के अंदर हमेशा का चेहरा बदलने लगा। मुल्ला के कुछ समर्थक इस माहौल से थककर धीरे धीरे पीछे हट गए। वे डर गए कि उनकी पहचान भी किसी दिन उजागर हो सकती है। दरबारों ने हर तरह के लगाए और आर्थिक दबाव भी दिए। कुछ व्यवसायों को बंद कर दिया गया, कुछ सहायकों को नौकरियों से निकाला गया। ये सब मिलकर एक ऐसा तमाशा बन गया जिसकी चपेट में मुल्ला अकेले पड़ चुका था। मगर मुल्ला ने टूटने से पहले ही एक योजना बना ली थी। उसने समझा कि प्रत्यक्ष बहस और सच के दिखावे से काम नहीं चलेगा। उसे लोगों के दिलों को छूना होगा। उसने महल के बाहर के उन स्थानों पर जाना शुरू किया जहां आम लोग रहते थे, बाजारों में, कच्चे घरों में, तहखाने की गलियों में। उसने वहां जाकर छोटी छोटी कहानियां सुनी और उन पर बात की। लोगों के दुख, उनकी रोजमर्रा की कठिनाइयां, उनके छोटे छोटे खुशियों के पल। मुल्ला वहां लोगों से हंसी मजाक करके उनके साथ बैठा और उनकी बातें सुनी। धीरे धीरे कुछ लोगों का दिल बदलने लगा। वे समझने लगे कि मुल्ला की हंसी का मकसद क्या है। वो सच्चाई दिखाना चाहता है, पर हल्के अंदाज में, ताकि कोई टूटे नहीं। ये छोटे छोटे कदम दरबारों के बड़े दावे के सामने कमजोर पड़ सकते थे, पर समय भ्रम की चाल में कुछ ताकतें अचानक से बदल जाती हैं। एक दिन महल के एक बड़े समारोह में, जहां दरबारों ने मुल्ला को पूरी तरह अपमानित करने की ठानी थी, उसी दिन एक अज्ञात घटना हुई। एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। वही बूढ़ा जिसने पहले इकरार किया था, उसने फिर खुलकर कहा कि दरबारों में से कई लोग फटे पुराने रिवाजों का दामन थामे हुए हैं और अपने स्वार्थ के लिए झूठ फैला रहे हैं। उसने खुलासा किया कि किस तरह कुछ दस्तावेज छिपाए गए और किस तरह कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति छुपाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया था। यह खुलासा बम के समान धमाका कर गया। भीड़ चुप हो गई। जिन लोगों ने पहले ताली बजाई थी, उनकी जुबान आज थम गई। मुल्ला ने इस चुप्पी को अपने पक्ष में मोड़ा। उसने कहा, सच को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं कि हम किसी का अपमान करें। हमें उन कारणों को देखना चाहिए जिनसे लोग इस तरह की तरफदारी पर उतर आते हैं। उसकी बात में जो विनम्रता और समझ थी, वो लोगों के दिल पर असर करने लगी। कुछ लोगों ने महसूस किया कि दरबारों की मुहिम केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है, न कि सार्वजनिक भलाई से। धीरे धीरे न्याय की परिक्रमा ने अपनी दिशा बदली। जिन दरबारों ने पहले मिलकर मुल्ला को जहर दिया था, उनकी छवि लोगों के सामने धुंधली पड़ने लगी। उन पर उठे सवालों ने दरबारों के अंदर की गंदगी उजागर कर दी। भ्रष्टाचार, साजिशें और सत्ता की भूख। जनता ने देखा कि जिन लोगों ने दिखावे के लिए पक्ष रखा, वे कभी कभी सच्चाई से किनारा करते रहे। ये एक आम आदमी की जिज्ञासा नहीं, बल्कि समझदारी का उदय था जो लोगों को बदल रहा था। अंत में दरबारों के एक एक व्यक्ति की सच्चाई सामने आती गई। कुछ लोग कानून के कटघरे में आए, कुछ शर्मिंदगी से गायब हो गए और कुछ ने समाज के सामने माफी मांगी। मुल्ला ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं लिया। उसने कहा कि समाज की मजबूती इसी में है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारें और फिर मिलकर आगे बढ़े। धीरे धीरे वो भीड़ जो कभी उसके खिलाफ थी, अब उसकी बातों को समझने लगी। उस बदलाव ने महल की पुरानी चालों और दरबारों की रस्मों में नई जान फूंक दी। मगर हर कहानी में जैसे उजाला आता है, वैसे ही छाया भी रहती है। कुछ दरबारों और लोगों ने जो कदम उठाए थे,
उनकी चोट लंबे समय तक नहीं भूली जा सकी। मुल्ला ने ये जान लिया कि सिर्फ सिद्धांतों से काम नहीं चल सकता, लोगों को अपने अंदर की बदलती सोच का अनुभव कराना होगा। इसलिए उसने शिक्षा और बातचीत का पाठ शुरू किया। महल में छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया जहां लोग खुलकर अपनी बातें रख सकें। उसने नए नियमों की वकालत की, पारदर्शिता, जवाबदेही और सहज संवाद। समय के साथ महल की हवा बदलने लगी। दरबारों की ताबड़तोड़ आलोचना धीरे धीरे कम हुई और स्थान पर समझदारी आई। जिन दरबारों ने कभी मुल्ला के खिलाफ गठबंधन बनाया था, उनमें से कई ने अब स्वीकार किया कि उनके निर्णय जल्दबाजी और स्वार्थपरक थे। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने सार्वजनिक सेवाओं में हाथ बंटाया और कुछ ने अपनी आचार शैली बदल ली। मुल्ला ने इन बदलावों को संवेदनशीलता से देखा। उसने न बदले की भावना दिखाई, न ही घृणा। उसने बस लोगों को एक नई दिशा दिखाई। कहानी का अजीब मोड़ यह था कि वही दरबार जो कभी सब मिलकर मुल्ला को खारिज कर चुके थे, अंत में उसी के साथ मिलकर महल में नई नीतियों का संकल्प लेने पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। मुल्ला की चतुराई और उसकी सादगी ने लोगों को सिखाया कि हास्य और नम्रता के साथ भी सच्चाई सामने लाई जा सकती है, और कि सत्ता की चमक हर बार सच्चाई का पर्याय नहीं होती। कई वर्षों के बाद जब मुल्ला अपने चाय के प्याले के साथ उस महल की बगिया में बैठते, तो कभी कभी वे उन दिनों को याद करके मुस्कुरा देते। उन्हें जानकर संतोष होता कि उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने न केवल अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि समाज में एक नई सोच का बीज बोया। दरबारों ने भी धीरे धीरे समझा कि उनका काम जनता की भलाई है, न कि केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा। ये एक लंबी राह थी, पर एक राह जिस पर चलकर लोग बेहतर बन सके। और ऐसे में ये कहानी सिर्फ मुल्ला की नहीं रह गई, ये उस समाज की कहानी बन गई जिसने अपने अंदर झांका और गलतियों को पहचाना। सारे दरबार जो कभी मुल्ला के खिलाफ थे, आखिरकार उसी के साथ खड़े हुए। कुछ ने जरूरी माफी मांगी, कुछ ने नए नियम अपनाए और कुछ ने अपनी समझ बदली। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सिखाया कि साहस केवल गले के ऊपर उठने वाली आवाज नहीं है। साहस वह भी है जो अपनी गलती मानकर सुधार की ओर बढ़े। ये कहानी इसलिए याद रखी गई कि कभी कभी सच्चाई की जीत देर से आती है, पर जब आती है तो वो समाज के भीतर की ठोस दीवारों को भी हिला देती है। मुल्ला ने जवाबदेही, नम्रता और चतुराई के साथ ये साबित किया कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि समाज को भीतर से बदलने की एक नाजुक शक्ति भी हो सकती है। बात केवल राजकाज की नहीं थी, वो पिता भी था। एक पिता की तरह वो चाहने लगा कि उसे ऐसा उत्तराधिकारी मिले जो न केवल तलवार या तल, बल्कि हृदय में भी मजबूत हो। उसने कई सलाहकार बुलाए, मंत्रियों से पूछा, पर किसी के पास सत्यस्टीक उत्तर नहीं था। तभी एक दिन बीरबल ने दरबार में चुपके से कदम रखा। वो हमेशा की तरह विनम्र था, पर आज उसकी आंखों में कुछ और गहराई थी। एक ऐसा गंभीर प्रकाश जो तभी आता है जब कोई मनुष्य केवल चतुराई नहीं, बल्कि दया और संवेदना से भरा हो। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा दिन आए जब तुम्हें सारी जिम्मेदारी दिखाई दे। मेरी चिंता है कि यदि मेरे घर में कोई विपदा आई तो राज्य कैसे चलेगा? क्या मेरे पुत्र के प्रभाव के कारण कोई अन्याय होगा? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक सुझाव पर चलो, पर पहले मुझे बताओ कि तुम किसे मेरे पुत्र के लिए योग्य समझते हो। बीरबल ने आंसू भरे गहरे विचार से कुछ क्षण आंखें झपकाई और धीरे धीरे बोला, जहांपनाह, आप एक पिता है और साथ ही एक बादशाह भी। पुत्र का कल्याण आपकी पहली प्राथमिकता है, पर राज्य की भलाई भी हमारी पहली जिम्मेदारी है। यदि आप चाहें तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, एक ऐसा परीक्षण जो न केवल आपके पुत्र की भलाई की परख करे, बल्कि भविष्य के शासक के लक्षण भी दिखा दे। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वो पिता की चिंता और राज की जिम्मेदारी के बीच
एक रास्ता ढूंढना चाहता था, और बीरबल का प्रस्ताव जरा हटके था, पर उसका मूल भाव पिता की ममता और राज्य की चिंता को एक साथ रखता था। बताओ क्या परीक्षण है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, हम राज्य का एक छोटा सा हिस्सा चुनेंगे, उस पर एक नई व्यवस्था लागू करेंगे, एक ऐसा प्रशासन जो आपकी उपस्थिति के बिना भी न्याय दे और प्यार से शासन करे। पर इसके लिए हमें एक शासक चाहिए, कोई ऐसा जो कमान संभाले और जनता का हृदय जीत ले। मैं स्वयं उस नियोग के लिए आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं उस छोटे से प्रदेश का शासक बनूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। अगर मेरे शासन में लोग सुखी रहें और राज्य का बैलेंस बना रहे, तो मैं आपके पुत्र को एक दिन ये स्थान सौंप दूंगा। पर यदि आपकी इच्छा यही है कि आप शाब्दिक रूप से मुझको बादशाह बनाना चाहते हो, तो मैं और भी कुछ कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम कोई मामूली प्रस्ताव नहीं ला रहे, पर मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी शर्त क्या है? बीरबल ने अपनी पगड़ी के पास से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें कुछ कागज और एक कड़ी लिखाई थी। उसने कहा, मेरी शर्त यह है कि 1 माह के लिए मैं उस निर्विवाद छोटे से राज्य का शासन संभालूंगा, और यदि मेरे शासन में शांति, न्याय और खुशहाली बनी रहे तो तुम, जहांपनाह, अपने पुत्र के लिए जो आशंका रख रहे हो, उसे मिटाते हुए मुझको एक अस्थाई बादशाह का मान दोगे, पर केवल 1 महीने के लिए और केवल प्रतीकात्मक अर्थ में। लोगों के बीच इसका उच्चारण होगा, ताकि जनता विश्वास रखे कि उनका शासक अपने शाही संरक्षक के आदेशों के साथ है। पर तुम ये भी तय करोगे कि मेरे शासन में जो भी सुधार होंगे, वे हमेशा के लिए लागू रहेंगे। अकबर की उंगली खटखटा रही थी। वो इस पेचीदा प्रस्ताव पर क्या कहें? अकबर का मन युद्ध सी स्थिति में था। पिता की चिंता और राज्य की सुरक्षा के बीच झूलते हुए उसने निर्णय लिया कि बीरबल के इस प्रस्ताव का ये अर्थ होगा, एक प्रयोग। और अकबर को गुणा भाग में विश्वास था, इसलिए उसने मंजूरी दे दी। पर उसने एक और शर्त जोड़ी, यदि बीरबल का शासन विफल हुआ तो उसे रिहर्सल के रूप में जाना जाएगा, और बीरबल अपने पद से भी हाथ धो बैठेगा। बीरबल ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। यही वो घड़ी थी जब बीरबल ने अपने सरल कपड़ों के साथ एक छोटे से राज्य के द्वार पर कदम रखा। फैसला हुआ कि वो सत्य और न्याय की कसौटी पर खरा उतरेगा। 20 दिन से भी पहले बीरबल ने उस छोटे से इलाके में बहुत परिवर्तन किए। उसने सबसे पहले जनता से सीधा संबंध स्थापित किया। जनता से बात करने में उसने शान और राजसी ठाट नहीं रखी। वो उनके बीच बैठकर चाय पीता, बच्चों के साथ खेलता और बड़ों की बातें ध्यान से सुनता। उसने गांव-गांव जाकर देखा कि किस प्रकार कर वसूला जा रहा है, किस प्रकार अदालतें काम कर रही हैं, और किस प्रकार भूखे को राहत नहीं मिल रही। बीरबल के पास धन कम था, पर उसकी बुद्धि और संवेदना ज्यादा थी। उसने न्यायपालिका में कुछ परिवर्तन किए, न्याय को न केवल तेज बनाया बल्कि लोक-आधारित भी। उसने ऐसे लोगों को जो घोटालों के आरोपी थे, सार्वजनिक बैठकों में उनकी सुनवाई करवाई, और अक्सर पाया गया कि अपराध के जौत कुछ भ्रांतियों पर आधारित थे। उसने स्थानीय युवाओं को काम दिए और किसान से कहा कि यदि वे समय पर कर चुकाएं तो उन्हें ब्याज पर अनुदान मिले। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। इधर महल में नई हलचल थी। अकबर ने यह खबर पाकर कि बीरबल गांव का प्रशासन संभाल रहा है, थोड़ी राहत महसूस की, पर पिता की चिंता अब भी मिट नहीं रही थी। उसकी नजरें अपने पुत्र सलामती पर टिकी रहीं। पर बीरबल का शासन धीरे धीरे चमत्कार कर रहा था। लोगों का भरोसा लौट रहा था। चोरी और धोखाधड़ी में कमी आ रही थी, और अदालतों में लोगों को न्याय सुलभ मिल रहा था। बीरबल ने कई बार जमीनी सच्चाइयों को उजागर किया। कई उच्च पदस्थ लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, उनके नाम खुलकर आए, और अकबर के दरबार में ये बात मिली कि कुछ लोग केवल अधिकार के पीछे भागते हैं, अपने कर्तव्य के पीछे नहीं। बीरबल के सामने सच्चाई बनी रही। उसने जो देखा वही कहा, कोई ढाल छुपाव नहीं। धीरे धीरे अकबर ने महसूस किया कि
कि बीरबल का शासन केवल एक दिखावटी कोशिश नहीं, बल्कि वो एक पाठशाला थी जो संवेदनशीलता, बुद्धि और न्याय का मेल दिखा रही थी। एक महीने का समय बीतते बीतते निकल गया और बीरबल ने अपने शासनकाल में जो भी परिवर्तन किए थे उनका असर दिखने लगा। अनाज की कीमतों में स्थिरता आई, पानी के नए छेद खोदे गए, न्याय त्वरित हुआ और छोटे किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था कर दी गई। गांव के शिक्षणालयों में भी सुधार हुआ, किसी भी बच्चे को पढ़ने से वंचित नहीं रखा गया। बीरबल ने राज्य की सीमाओं पर पैदल और घुड़सवार चौकिंग बढ़ाई ताकि डाकू और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगे। इन सब के बीच अकबर के मन में जो शंका थी वो विश्वास में बदलने लगी। उसने देखा कि बीरबल का शासन प्रभावी है और जनता का प्रेम वहां बढ़ रहा है, पर वो पिता था और पिता की चिंता का कोई बजट नहीं होता। इसी बीच अकबर के पुत्र की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। वैद्यों ने कहा कि शांत वातावरण, सुकून और बच्चे के दिल की खुशी से स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। बीरबल ने अपने शासन का एक बड़ा हिस्सा बच्चों और युवाओं के कल्याण पर भी खर्च किया था। स्कूलों, खेलों और कला के लिए जगह बनाई थी। जहांपनाह ने महसूस किया कि यही बदलाव उसके पुत्र पर भी असर डाल रहे हैं। उसने बीरबल से मिलने की इच्छा जताई और बीरबल भी महल आया। दोनों के बीच सांत्वना की वो भाषा चल पड़ी जो वर्षों से दरबार में बचती आई है। विवेक, करुणा और पिता का प्यार। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने तेरा शासन देखा। तुझे देखकर लगता है कि तू केवल बुद्धि का भंडार नहीं बल्कि एक सच्चा सुलहकार है। पर एक बात बताओ, क्यों तुम्हें इतना प्रेम मिला? क्या केवल न्याय की वजह से नहीं, या कुछ और भी है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रेम पाने की वजह केवल न्याय नहीं बल्कि लोगों के साथ मेरे व्यवहार का सच्चापन है। मैं किसी के साथ दिखावा नहीं करता और जब मैं गलती देखता हूं तो उसे सुधारना चाहता हूं। यह प्रक्रिया ही लोगों का मन जीत लेती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने मेरे पुत्र के लिए भी काफी किया। उसके स्वास्थ्य में सुधार की वजह तेरी नीति और उसने जो संतुलन देखा। एक सप्ताह बाद वे सभी महल वालों के सामंजस्य में एक बड़ा निर्णय लिया गया। अकबर, जो पहले केवल एक महीने के प्रतीकात्मक बादशाह बनने का विचार कर रहा था, अब कुछ अलग सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल ने इतनी सूझबूझ और संवेदना दिखाई है तो क्यों न उसे अस्थायी रूप से एक और बड़ा सम्मान दिया जाए। पर इसे केवल ऐश्वर्य के रूप में न लिया जाए, बल्कि इसे एक ऐसा प्रतीक माना जाए जो राज्य में नैतिकता और न्याय की याद दिलाए। पर पिता की प्यास भी थी। वो चाहता था कि उसका पुत्र ठीक होकर लौट आए और राज्य सुरक्षित हाथों में रहे। एक दिन जब दरबार में सब लोग जमा थे, अकबर ने घोषणा की, दोस्तों, मैंने निर्णय लिया है कि बीरबल को मैं अस्थायी रूप से बादशाह का सम्मान दूंगा। पर यह सम्मान केवल तमगा नहीं होगा, यह मेरे लिए एक संदेश होगा कि किसी भी शासक को न्याय, दया और बुद्धि के साथ काम करना चाहिए। और हां, तुम सभी इस निर्णय को सम्मान से स्वीकार करो। मेरी एक शर्त यह भी होगी कि यह सम्मान मेरे पुत्र के स्वास्थ्य के दौरान रहेगा, और यदि मेरे पुत्र ने खुद योग्यता पेश की तो हम भविष्य में आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कोई खुश था तो कोई चिंतित। पर अकबर की मुस्कान में पिता की शांति थी, जो उसने कुछ दिनों की चिंता बाद हासिल की थी। बीरबल ने यह सम्मान नम्रता से स्वीकार कर लिया। उसने कोई घमंड नहीं दिखाया, बल्कि बोला कि यह सम्मान यदि जनता के कल्याण के लिए है तो उसी की प्रार्थना है कि वह इसे अपने दायित्व के रूप में निभाएगा। बीरबल को जो सम्मान मिला वो केवल प्रतीकात्मक नहीं था। अकबर ने यह भी तय किया कि बीरबल के शासनकाल में जो सुधार हुए हैं उन्हें स्थायी रूप से लागू किया जाए। कुछ बागवानी, कुछ शिक्षा और कुछ न्यायिक सुधारों को अब राज्य स्तर पर मान्यता मिली। लोगों ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। जब बीरबल दरबार में शाही परिधान में आया तो उसके चेहरे पर वही सादगी और मानवीयता थी, पर उसकी आंखों में
अब और भी अधिक जिम्मेदारी की चमक थी। जनता ने उसे अपनी आंखों से देखा और यह विश्वास उनके दिलों में बैठ गया कि किसी ने उनके लिए सोचने की शक्ति प्राप्त की है। समय के साथ अकबर का पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हुआ और दरबार में लौट आया, पर बदलावों की धारा अब अटूट थी। अकबर ने अपने पुत्र के सामने एक नया पाठ रखा। उसने कहा, बेटा, तूने जो कुछ भी देखा और जो अनुभव किए, उन्हें अपने राजचरित्र में समाहित रखना। कोई महान शासक वही है जो अपने लोगों की दुख सुख में भागीदार बने। पुत्र ने पिता की बात सुनी और आंखों से आशीर्वाद मांगा। बीरबल ने भी उसे स्नेह से देखा और कहा, जहांपनाह, भविष्य का शाही काम सिर्फ वंश पर नहीं बल्कि व्यक्तित्व पर निर्भर है। मेरा काम केवल 1 माह का शासन नहीं था, बल्कि ये देखना था कि क्या हम अपनी नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और समझ दे रहे हैं। ये कहानी यही समाप्त नहीं हुई। बीरबल के बादशाही के दिनों ने महल के भीतर चल रहे कई अन्य परंपराओं को बदल दिया। कई बड़े अधिकारी जिन्होंने वर्षों तक दिखावा किया था, उन्हें अब स्वयं सुधार की राह दिखानी पड़ी। कुछ ने विरोध किया, पर जनता के दबाव में फिर उन्होंने भी अपने कर्म सुधारे। बीरबल ने यह दिखा दिया कि केवल पद या शाही सम्मान से नहीं, बल्कि गुण और मानवीयता से ही वास्तविक शक्ति आती है। उसने लोगों को सिखाया कि बादशाह वही है जो अपने जन के दुख दर्द को समझे और उसका हर निर्णय जनता की भलाई के पक्ष में हो। कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि अकबर ने अपने पुत्र की वजह से बीरबल को बादशाह बनाया, पर न केवल पुत्र की पाकर की वजह से, बल्कि यह भूमिका इसलिए भी थी कि बीरबल ने दिखा दिया कि जब एक शासक का हृदय सही हो और उसकी नीयत साफ हो तो राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अकबर ने बीरबल को केवल खिताब नहीं दिया, उसने उसे अपनी उम्मीदों का द्योतक बनाया कि भविष्य के शासक को किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। बेशक ये एक अस्थायी पद था, पर उसकी छाप स्थायी रही। समय के साथ बीरबल का नाम लोक कथाओं में गूंजने लगा। बच्चे उसके किस्से सुनकर हंसते और बड़े उसकी नीतियों पर चर्चा करने लगते। अकबर के पुत्र ने बीरबल से जो कुछ सीखा, उसे अपनी राजकाज में अपनाया और जनता ने महसूस किया कि एक सच्चा शासक केवल तलवार और सम्राट के कपड़ों से नहीं बनता, बल्कि उसकी संवेदना, न्यायप्रियता और आत्मिक दृढ़ता से बनता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी एक पिता की चिंता ही समाज में ऐसे परिवर्तन की चिंगारी जलाती है जो वर्षों तक चलती है। कई सालों बाद जब लोग महल की गलियों में बीरबल की बातें याद करते हैं, वे एक ही बात कहते हैं कि कैसे एक साधारण मनुष्य ने अपनी बुद्धि और दया से एक संपूर्ण समाज को नया जीवन दिया। और सबसे प्यारी बात यह थी कि बीरबल ने अपनी नई भव्यता में कभी अपने मूल स्वभाव को नहीं खोया। वो हमेशा लोगों के बीच बैठकर उनकी कहानियां सुनता, उनकी खुशियों में खुश होता और दुखों में हाथ थाम लेता। यही असल शाही महानता थी, जो पद प्रतिष्ठा से ऊपर थी। और इसीलिए जब अकबर ने अपने पुत्र की चिंता में बीरबल को बादशाह बनाया, तो उसने केवल एक आदमी को ऊंचा नहीं किया, उसने एक विचार को ऊंचा किया कि राज्य का सबसे बड़ा खजाना उसका लोगों का प्यार और उनका विश्वास है। और यही खजाना किसी भी तलवार, किसी भी खिताब से ज्यादा अनमोल है। दरबार की हल्की सी धूप जब गुंबदों पर पड़ी तो महल की दीवारों पर सर्दसी चमक फैल गई। जहां अपना अकबर का दरबार सदियों की तरह लोगों से भरा था, पर इस बार मौजूद भीड़ में एक अजीब सा रंग था। वो रंग न तो केवल प्रशंसा का था, न केवल भय का, बल्कि कुछ बहती हुई जलन का भी था, जो आंखों के कोनों में छुपकर मुस्कुराती और अचानक घुरने लगती। नवर्तनों की मंडली में बीरबल की उपस्थिति कुछ अलग ही प्रकाश फैलाती। लोगों के चेहरे पर कभी मोह, कभी चिढ़ और अक्सर कड़वाहट की एक पतली परत नजर आती। ये परत धीरे धीरे बढ़ती जाती और कुछ लोगों के भीतर एक ऐसी आग जगा देती जिसे वे अक्सर अपने भीतर छुपा लेते थे। जलन, अपने समकक्ष के प्रति वो तीखी, अनिष्ट, परंतु कभी कभी ठीक ठीक समझी न जाने वाली भावना। बीरबल, जिसका नाम महल में ही नहीं,
जनता के बीच भी बड़े आदर से लिया जाता था, न केवल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण, बल्कि अपने सरल व्यवहार, संवेदनशीलता और अकबर के साथ असाधारण विश्वास के कारण भी। उसने किसी समय अपने अनोखे हास्य और तेज बुद्धि से कई ऐसे मामले सुलझाए थे जिनमें 100 साल की परंपरा विफल रही। पर यही संघर्ष की जड़ बन गया, जो हर उस व्यक्ति के भीतर उभरता है जो स्वयं एक कमी महसूस करता है और दूसरे की चमक उसकी अपनी बेइज्जती की याद दिलाती है। दरबार में जो जलन थी वो अचानक नहीं आई थी, वो कई छोटे छोटे घटनाओं का जमा हुआ परिणाम थी। पहले वो एक एक मुस्कुराहट में दिखाई देती, फिर घूरने में, फिर फुसफुसाहटों में बदल गई। कुछ लोग कहते थे कि जलन का मूल कारण बीरबल की अकबर के साथ निकटता है। वो राजा के साथ जिस तरह की आवाज उठा लेता, बिना घमंड, सीधे और बिना पाखंड के, वो कईयों के लिए असह्य था। वे सोचते, हम वर्षों से यहां सेवा करते आए, हमारी सूझबूझ भी कम नहीं, फिर भी बीरबल को इतनी सहज स्वीकृति क्यों? क्या यही न्याय है? पर असल में समस्या सिर्फ सम्मान की कटौती तक सीमित न थी, ये आत्मसंशय और असुरक्षा का दर्पण बन गई थी। किसी बड़े मनोविज्ञान शास्त्री की तरह बीरबल ने कभी खुलकर अपने विरोधियों को चुनौती नहीं दी, पर उसकी सरलता और उसकी बातों की सच्चाई अक्सर उन लोगों की कमजोरियों को उजागर कर देती। और उजागर होने का मतलब था कि जिनके स्वभाव में पाखंड, घमंड या स्वार्थ था, वे असहज महसूस करते। उनमें से कुछ ने सोचा कि यदि वे बीरबल की प्रतिष्ठा घटा दें तो उनका निजी गौरव लौट आएगा। इसी सोच ने कई विधियों को जन्म दिया। कोई रौब झाड़ कर दिखावे से दक्षिणा बांटने लगा, कोई साजिश रचने लगा, तो कोई चुपके से शाही चिट्ठियों में बदनामी लिखवाने की कोशिश करने लगा। पर बीरबल, जो न केवल हाजिर जवाब था बल्कि लोगों की बातों की तह तक देखने वाला भी था, इन सभी संकेतों को ध्यान से समझ लेता था। एक बार की बात है, दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री जिसका नाम सूरदास था, बीरबल से खासा जलता था। सूरदास ने कई वर्ष सेवा की थी, उसकी झुर्रियों में अनुभव भरा था, पर उसकी आत्मा के कोने कोने में अब कड़वाहट बस रही थी। उसे लगता था कि उसका स्थान बीरबल की उपस्थिति की वजह से घटा जा रहा है। उसने सोचा कि यदि वो बीरबल को अपमानित कर देगा तो अकबर का मन भी बदल जाएगा। उसने दूसरे छोटे छोटे मंत्रियों से मिलकर योजना बनाई। वे लोगों के सामने बीरबल की कुछ पुरानी बातों को गलत अर्थ में पेश करने लगे, पर बीरबल ने ये सब कुछ चुपके से देख लिया और उसने अपनी बुद्धि से ऐसा झटका दिया कि साजिश करने वाले खुद शर्मा कर रह गए। बीरबल ने दरबार में एक साधारण प्रश्न पूछकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर अपने विशेष अंदाज में जवाब देते हुए सबको उस गलती की याद दिला दी जिसे वे जानबूझकर भूल जाना चाहते थे। उस दिन सूरदास का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे धीरे अपने भीतर का तेल पोंछते हुए ये समझा कि किसी का अपमान करने से स्वयं की गरिमा नहीं बढ़ती। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं दरबार में बार बार घटती रहीं। किसी ने बीरबल के हास्य के पीछे छुपे व्यंग्य को भी बुरा मान लिया, क्योंकि आत्मा में दाग छुपे लोग व्यंग्य को अपना शत्रु समझते हैं। बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां, उसकी कहने की शैली, उसकी बेबाकी, ये सब उन लोगों के लिए ऐसे सर्प बन गए जो अपनी कमियों का सामना नहीं करना चाहते थे। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को सच में बदलने का साहस नहीं रखता तो वो अक्सर बाहर के किसी कारण पर दोष मढ़ देता है। इसीलिए उन्होंने बीरबल की लोकप्रियता को रोकने की कोशिश की, जैसे पारंपरिक किसान हवा की दिशा बदलने की चेष्टा करता है। पर जलन केवल ईर्ष्या तक सीमित नहीं थी, वो कभी कभी भय की भी रूपरेखा ले लेती। कुछ दरबारियों को डर था कि बीरबल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है और वह किसी दिन अकबर के किसी भी निर्णय में अधिक प्रभावी हो सकता है। वे सोचते थे कि यदि बीरबल को कमजोर किया गया तो उनका स्वयं का प्रभाव बच सकता है। इसलिए उन्होंने अकबर के समक्ष छोटे छोटे संदेह की बूंदें डाली। पर अकबर एक बुद्धिमान शासक था, वो लोगों की बातों में तुरंत विश्वास नहीं करता था।
उसने देखा कि बीरबल जिन मामलों को हल करता है वे जनता के हित में होते हैं। उसकी नजाकत और न्यायप्रियता ने अकबर के दिल को जीत लिया था। इसीलिए किसी भी तरह की साजिश अकबर के समक्ष जल्दी खुलती जाती और जो साजिश के पीछे थे वे और ज्यादा जल घट जाते। एक मोड़ पर जलन इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने खुलकर विरोध भी करना शुरू कर दिया। वे अक्सर दरबार में बीरबल पर तीखे सवालों की बरसात करते, पर बीरबल हमेशा अपने शांत चित्त से उन सवालों का हल्के से पर सटीक जवाब देता। कभी उसने अपने विरोधियों को चतुराई से परास्त किया तो कभी मृदुता से उनका हृदय जीत लिया। उसकी विनम्रता ही कई बार उनकी जलन को और बढ़ा देती, क्योंकि लोग चाहते थे कि ऊंचाई पर बैठने वाला थोड़ा अहंकारी हो, तब लोग उसे महसूस करने के लिए और भी अधिक तिरस्कार करेंगे। पर बीरबल की बातों में कभी भी अहंकार नहीं दिखा। वो जानता था कि जो चीजें दूसरों को चोट पहुंचाती हैं वे समाज के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए अपने व्यवहार को सरल और निर्मल रखा। दरबार के किसी हिस्से में एक जमाने में कहा जाने लगा कि जलन का गहरा कारण यह है कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। वो लोगों के निजी दुखों और मनोवृत्तियों को भी समझ लेता था। उसने कई बार राजद्रोह को रोका, भाइयों के झगड़ों को शांत किया और किसानों को उनके अधिकार दिलवाए। इससे जनता का प्यार उसके प्रति बढ़ता जा रहा था। वही लोग जो सत्ता के करीब थे, उन्हें डर था कि इस जनता का प्रेम उनके अधिकारों को घटा देगा। इसलिए उन्होंने बीरबल की साख घटाने के लिए झूठे किस्से बनाए, पर उन्हीं किस्सों ने उन्हें ही बदनाम कर दिया। ऐसी ही एक घटना में कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल पर आरोप लगाया कि वो अकबर को बहकाता है और शाही धन का गलत उपयोग करता है। आरोप न केवल गंभीर थे, बल्कि सुनने में जनता के कानों को भी चुभने वाले थे। पर बीरबल ने उस आरोप का सामना ईमानदारी से किया। उसने न केवल अपने खातों का खुलासा किया, बल्कि जनता को वो सब दिखाया जिसे वह पहले छुपाता रहा था। अपने छोटे छोटे उपकार और उन लोगों के नाम जिन्होंने वर्षों में दरबार की सेवा की थी पर अनदेखा कर दिए गए थे। अकबर ने यह देखकर न केवल आश्चर्य किया, बल्कि उसका मन भी गर्व से भर उठा। ऐसे में जनता के बीच की शंका खत्म हुई और आरोप लगाने वाले खुद शर्म के मारे सन्न रह गए। पर उस घटना ने अंदरूनी जलन को और भी आग की तरह भर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा था कि दाग लगाने से उसकी स्थिति सुधर जाएगी, जबकि सच्चाई ने उन्हें ही उजागर कर दिया। बीरबल की सफलता का एक और पक्ष था, उसकी चतुराई, जो अक्सर विवादों को खत्म कर देती। कहीं कोई कानून जटिल नजर आता तो बीरबल उसे सरल रूप में समझा देता। कहीं कोई भूमि विवाद लटक रहा होता तो वो पक्षों को समझाकर एक मानवीय समाधान निकाल देता। इन सफलताओं ने उसे जनता के बीच साधारण भी काफी बना दिया, और वही असाधारण दूसरों को चुभा जाता रहा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता कि बीरबल का हंसता चेहरा उनके कर्तव्यों के प्रति गंभीरता की कमी दिखाता है, पर बीरबल का हंसना उसकी दृष्टि का हिस्सा था। उसने सीखा था कि भावनाओं की तीव्रता को समझकर ही बहस का हल मिल सकता है। कई बार जलन के पीछे सिर्फ स्वार्थ नहीं, पर एक गहरी असुरक्षा भी थी। लोगों का अपने आप से सामना नहीं करना। वे बीरबल के सामने अपने अच्छे कामों की गिनती नहीं कर पाते थे, वे केवल अपने खोए सम्मान की गिनती करते रहते। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन की राह बदलने की कोशिश की। वे बीरबल की नीतियों से प्रेरित हुए और अपनी कमी सुधारने लगे। उनमें से कुछ सफल हुए और उन्होंने अपनी पुरानी जलन को नए कामों में बदल दिया। पर बाकी लोग, जो अपनी असुरक्षा को शक्ति दिखाने की कोशिश में व्यस्त रहे, वे धीरे धीरे अपने आप को दरबार से अलग पाते चले गए। समय के साथ कहानी में एक मोड़ आया जब बीरबल ने स्वयं एक नई नीति लागू की। उसने दरबार में एक सार्वजनिक सुनवाई की परंपरा शुरू की, जहां आम लोग सीधे जाकर अपने मामलों की बात कर सकते थे। ये कदम कुछ शाही लोगों को नागवार गुजरता, पर जनता में ये अत्यंत लोकप्रिय हुआ। उस दिन से बीरबल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई, पर जो लोग जलते थे
वे इस लोकप्रियता को और अधिक खतरनाक मानने लगे। कुछ समय बाद उन्हीं में से कुछ की योजना और भी उग्र हो गई। वे बीरबल के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़े हुए, पर उनकी हर चाल बीरबल की सरल बुद्धि और अकबर की दूरदर्शिता के सामने नाकाम रही। कहानी का तथ्य यह भी है कि जलन हमेशा बुराई नहीं होती। कहीं कहीं ये परिवर्तन की प्रेरणा भी बन सकती है। कुछ लोगों ने बीरबल की सफलता को देखकर अपने भीतर के दोषों पर काम किया और स्वयं को बेहतर बनाया। उन्हीं की संख्या बढ़ने लगी और दरबार का वातावरण धीरे धीरे सुधरने लगा। पर जो लोग अपनी जलन को काट नहीं पाए, वे अपने ही द्वारा बनाई गई साजिशों का शिकार बन गए। उनकी प्रतिष्ठा डिगी और अंततः उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ने पश्चाताप करके बीरबल से माफी मांगी और काम भी बदल दिया। कुछ ने खामोशी से महल छोड़ा और आम जीवन में समा गए। अंततः बीरबल की आभा ने दरबार को एक नया आईना दिखाया। आईना जिसमें केवल शानो शौकत नहीं, बल्कि आत्म सुधार और सच्चाई का प्रतिबिंब था। जहां अपना अकबर ने भी ये देखा कि जलन और शक्ति का मेल हमेशा सकारात्मक फल नहीं देता। इसलिए उसने ऐसे नियम बनाए कि प्रत्येक मंत्री और अधिकारी का काम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत गौरव को बढ़ाने के लिए। और उन लोगों के लिए जो जलते थे, उसने कभी कठोरता से कार्यवाही नहीं की, बल्कि उन्हें सुधार का मार्ग दिखाया। कुछ लोगों ने उस मार्ग को चुना और अपने जीवन को नया रूप दिया। कहानी का रस यही है कि जलन, चाहे वो कितनी भी तीव्र क्यों न हो, अंततः हमारे अंदर के असुरक्षा की आवाज होती है। बीरबल ने उसे समझा, न उकसाया। उसने दिखाया कि बुद्धि और दया साथ साथ चलें तो समाज सुधरता है। जो लोग जलते थे, वे एक दिन ये जान गए कि असली विजय दूसरों की चमक मिटाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी जगाने में है। और महल की शाही दीवारों पर जब फिर कभी गर्मियां आती तो बीरबल की हल्की सी हंसी उस हवा में गूंजती। एक याद की बदलने की क्षमता हर किसी के भीतर है, और जलन के बाद भी सच्चाई और बुद्धि का मार्ग हमेशा खुला रहता है।